हाँ जी, दोनों मेरी है। शुरू तो कर दिया दूसरा क्लास, सेकंड क्लास अभी तक ये क्लास। अरे अब तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया टाइम। देखो तुम, अब तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पन्ना खुलेगा आप, जिसको हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत जिसको हम लोग, और आधुनिक भारत इतना इंटरेस्टिंग है, जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही यूपीएससी को भी पसंद है। तो यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है आधुनिक भारत से। हाँ, औरंगजेब 1707 में ख़त्म हो गया। ठीक है, 1707 में अपनी ही मौत से मरा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं था किसी ने मारा। हाँ, कितना टाइम लगेगा, कहाँ जाना इसको? अभिषेक से 26 से प्रैक्टिस के लिए उनको बुला लेना, 12 बजे बुला लो। कोई बात नहीं, 12 बजे बुला लो, कहना सर कह रहे हैं 12 बजे आ जाओ। देखो क्या होता है, हम लोग जब दिल्ली में क्लास करते थे, तो दिल्ली में जब हम लोग क्लास करने बैठते थे तो क्लास होते थे 3.5 घंटे के, 4 घंटे के, और कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसा क्लास 5 घंटे का होता था। ठीक, और उस 5 घंटे में हमको परमिशन नहीं होती थी कि हम बाहर उठ के जाएँ। ठीक है, क्योंकि बाहर उठ के जाने का मतलब होता था दोबारा क्लास में मत आना, ऐसा होता है। ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो कुछ तरीके के टीचर्स होते हैं ऐसे। तो हम लोग को ये जो था ऐसा आदेश, तो 5-5 घंटे हम लोग बैठ के क्लास लेते वहाँ पर। और इसमें तो तुम लोग को एक गैप भी मिल गया बीच का, है ना, एक गैप भी मिल गया, और बीच में हम लोग अच्छी बातें भी करते रहते हैं अच्छे तरीके से। तो इस वजह से क्लास नहीं पता चलना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ टॉपिक पे बातें होती थी और कोई एक्स्ट्रा बात ही नहीं होती थी। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ होती है। जाओ, ठीक। तो आधुनिक भारत जो शुरू होता है आपका, हाँ 11:30, तो मेरा क्लास ही पूरा नहीं हो पाएगा 11:30। मेरा क्लास 8:30 से चालू हुआ, उसके बाद फ़ोन की वजह से आधा घंटा ख़राब हुआ, है ना, 1 घंटा तो ऐसे ही ख़राब हो गया। तो इसलिए 12 तो बजे गई ना, 11 बजे ख़त्म होते हैं ना वैसे क्लास, तो 12 तो बजे। हाँ, सुनो, चलो देखो, आधुनिक भारत का समयकाल कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक? मैं इसको 1707 से शुरू करूँ। ठीक है, और कहाँ तक? 1947 तक। 1707 से 1947 तक पूरा का पूरा आधुनिक भारत है आपका। ठीक, इस आधुनिक भारत को 1707 से शुरू करने के पीछे कारण क्या है? औरंगजेब की मृत्यु होना। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु होना ही यहाँ पे आधुनिक भारत की तरफ लेके चला जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहादुर शाह रूल करने आ जाता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जो रूल करने आता है, वहीं से मुगलों का विघटन शुरू हो जाता है। तो आधुनिक भारत का सिलेबस अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरकालीन मुगल काल। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे मुगलों का विघटन किस तरीके से हुआ था, उस विघटन की बातें होने वाली है यहाँ। ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपीय आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपियों का आगमन भी पढ़ेंगे। ये यहाँ का दूसरा टॉपिक होगा। यूरोपियों का आगमन भारत में सबसे पहले कब हुआ? हाँ, 1498। कौन आया सबसे पहले? वास्को डी गामा। कौन था? पुर्तगाली यात्री। ठीक है, तो यूरोपियों का मतलब सिर्फ अंग्रेज मत समझ लेना, यहाँ पे सब आएंगे, पुर्तगीज भी आएंगे, डच भी आएंगे, अंग्रेज भी आएंगे, फ्रांसीसी भी आएंगे। ठीक है, और डेन्स भी आएंगे।
ये सब आएंगे इसके अंदर यूरोपियों के ऊपर। यूरोपियों का आगमन होगा, यूरोपियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग 18वीं शताब्दी। और 18वीं शताब्दी में भी जो स्वतंत्र राज्य हुए, स्वतंत्र राज्य जैसे हैदराबाद, मैसूर, ठीक है, अवध हुआ था, पंजाब हुआ था, ठीक है, ये सब इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र राज्य हुए, उसको हम लोग 18वीं शताब्दी के भारत के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, ये 18वीं शताब्दी का भारत। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा प्लासी से विभाजन तक। ये प्लासी से विभाजन तक पढ़ने का मतलब है बहुत सारे युद्ध पढ़ना है हम लोगों को इसमें। ठीक है, प्लासी से युद्ध शुरू होंगे और बहुत सारे युद्ध इसके अंदर आ जाएंगे। उन सारे युद्धों को यहाँ पे कवर करेंगे। 5वां टॉपिक होगा मुख्य गवर्नर या वायसराय। मुख्य गवर्नर या वायसराय, मुख्य गवर्नर या वायसराय को प्रमुख गवर्नर या वायसराय भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ ही पढ़ने हैं, सब नहीं पढ़ने। ठीक है, हम लोग को मुश्किल से 15-20 पढ़ने हैं। ठीक है, और उसी को पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत हुए, हमको 15-20 पढ़ने। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। जो भारत के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन चले, कौन से धार्मिक सुधार आंदोलन? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, ठीक, ये तमाम लोग हैं वो किसके अंदर आएंगे? धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर आएंगे। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहाँ से शुरू होगा? 1857 से कहाँ तक? 1947 आ जाएंगे उसी में, सब उसी में, सब उसी में। जो जो काल पढ़ते जाएंगे हम लोग उस काल में पढ़ते चले जाएंगे तमाम एक्ट। जैसे मैंने बोला यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो एक्ट लागू किए वो यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 1857 से 1947 3 फेज में पढ़ना है। स्वतंत्रता संघर्ष को 3 फेज में पढ़ना है। पहला फेज होगा 1857 का विद्रोह, पहला फेज। दूसरा फेज होगा 1885 से 1907, 1885 से 1907 कांग्रेस का उदारवादी युग, कांग्रेस का उदारवादी युग। दूसरा पढ़ेंगे 1907 से 1947 तक पढ़ेंगे, अगला वाला जो फेज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर भी 2 फेज डिवाइड होंगे। एक होगा 1907 से लेकर 1917, वो होगा कांग्रेस का कौन सा? उग्रवादी, कांग्रेस का उग्रवादी फेज। और इसमें जो दूसरा आएगा वो आएगा गांधीयन फेज। ठीक है, 1917 से लेकर 1947 तक ये पूरा गांधीयन फेज में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सिलेबस है आधुनिक भारत का आपका, इस पूरे सिलेबस को पढ़ना है आपको। ठीक है, चलो 18 आपको जो करेक्टर पढ़ने हैं अलग से हाँ, इनका योगदान भारतीय इतिहास में क्या है, इनका योगदान भारतीय इतिहास में क्या है, इतना पढ़ना है हमको। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ना है हमको, दयानंद सरस्वती का जीवन पढ़ना है हमको, जो है कह सकते हैं हम लोग कि सर सैयद अहमद खान का जीवन परिचय पढ़ना है। ठीक है, ज्योतिबा फुले का जीवन पढ़ना है, इन लोगों का पढ़ना है।
इन लोगों का सिर्फ इतिहास में योगदान क्या रहा है, भगत सिंह का, ठीक है, या सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी का, इन लोगों का सिर्फ इतिहास में योगदान था, ठीक है, ऐसे पढ़। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जब पढ़े ये स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक। तो देखिए आधुनिक भारत 1707 में शुरू होता है। कुछ तिथियां मैं बोलने वाला हूँ, आप लोग बस उसके बारे में बताइएगा, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये वाला क्लास बातों में करेंगे ख़त्म, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं, ये होगा दोनों तरफ से कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से बात, ठीक है। कुछ आप लोग बोलेंगे, कुछ हम लोग बोलेंगे, तो अभी क्या होगा, पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा आपका कुछ ही दिन, ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा, बस बात करें, बात, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी समरी होगी, ये मत समझ लेना आधुनिक खत्म करके चलेगा, ठीक। अगर मैं बात करूँ 1707, तो 1707 किस लिए जाना जाता है? औरंगजेब की मृत्यु के कारण जाना जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण, मुगलों का विघटन यहीं से शुरू होता है। दूसरा इसलिए जाना जाता है, मुगलों का विघटन यहीं से शुरू होता है, ठीक। पहली चीज़ ये हो गई। 1707 के बाद में मैं जाता हूँ 1739 में, 1739 क्यों इम्पोर्टेंट है? नादिर शाह का आक्रमण, भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, भारत में अफगानों का आक्रमण हुआ। नादिर शाह का आक्रमण वो आक्रमण था कि जिसने भारत के जो मजबूत अभी तक थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था बची थी उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। बोला जाता है नादिर शाह ने जब भारत पर अटैक किया था तो मुगलों से वो तख्ते ताउस ले गया। तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन को बोला जाता है। तख्ते ताउस का मतलब मयूर सिंहासन था। मयूर सिंहासन वो था जो शाहजहां ने बनवाया था अपने आप के बैठने के, ठीक है, और उसके ऊपर कोहिनूर का हीरा लगा हुआ, कोहिनूर का हीरा लगा। तो नादिर शाह यहाँ से वो सब उठा के ले गए 1739 के अंदर। इतना ही नहीं, किसी ने बोल दिया कि नादिर शाह मारा गया। नादिर शाह इस बात से गुस्सा हो गया, बोले किसने ये अफवाह फैला दी भारत के अंदर में मारा गया। उसने दिल्ली की ज़मीन के अंदर एक आदेश दे दिया था कि जहाँ पे भी लोग दिखे उनकी हत्या करें, ठीक। तो 1739 के अंदर कम से कम 50,000 लोग दिल्ली की सड़कों के ऊपर लाशों में पड़े, लाशों। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए नहीं कि हम शूट आउट हो जाएगा तुरंत हमें मार दिया जाएगा, इसलिए कि उस शहर में इतनी बदबू आया करती थी कि लोग बदबू की वजह से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उन लाशों को उठाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। उनको लगता था नादिर शाह मार दे, ठीक है। तो नादिर शाह ने उस समय 1739 में पूरी की पूरी व्यवस्था भंग कर दी जो मुगलों के थोड़ा बहुत कंट्रोल में थी, ठीक। 1739 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमको एक समय दिखेगा 1757 में। 1757 में क्या हुआ? प्लासी हुआ। प्लासी किस किस के बीच हुआ? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अगर हम बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के बीच में ये बैटल था, लड़ाई थी। तो ये लड़ाई होने का कारण क्या था? कारण क्या था इसकी लड़ाई होने? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती थी और बंगाल को ऑक्यूपाई करनी चाहती थी, ठीक है। ऑक्यूपाई करने का मतलब वो ट्रेड करना चाहती थी, ठीक। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 1717 में भारत का बादशाह कौन है? भारत का बादशाह कौन है 1717 में? हाँ, मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह। तो 1707 से 1712 रहा, खत्म। 1707 से 1712, 1712 से 1713 जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद आया फर्रुखसियर। फर्रुखसियर आया 1713 से 1719 तक। तो कौन है बादशाह? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो फरमान के पीछे की एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फर्रुखसियर के पैर पे एक जख्म था बहुत भारी। वो जख्म क्या था? फोड़ा जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग, दाना बड़ा सा हो जाता है, वो सही नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ कि इसको सही करने के लिए वो बहुत सारे वैद्यों से इलाज करा चुका था। वो तमाम वैद्य जो थे वो उसका फोड़ा नहीं सही कर पा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इनके पास में पहुंची
बोले हमारे पास में एक डॉक्टर है जो आपका इलाज कर सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको एक डॉक्टर सजेस्ट किया। बोले कौन है बताओ। तो इन्होंने बुलाया डब्ल्यू हैमिल्टन, एक डॉक्टर है डब्ल्यू हैमिल्टन। उस डॉक्टर ने आके इनका इलाज शुरू किया। इलाज करने के बाद में वो ठीक हो गया। वो जख्म जब ठीक हो गया तो फारूक शेर बहुत खुश हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से, इतना खुश हुए कि इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। फरमान जारी कर दिया इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जहाँ जहाँ मुग़ल सत्ता का राज है वहाँ वहाँ जाके व्यवसाय कर सकती है, ट्रेड कर सकती है, अपनी फैक्ट्री खोल सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात कर सकती है। ये फरमान बहुत बड़ा फरमान था, क्योंकि अब कोई अगर आपको देता है तो उसके बदले में कुछ लेता है। यहाँ पे मुग़ल अगर आपको यहाँ पे आपको फरमान दे रहे हैं तो फरमान पूरे भारत में क्या व्यवसाय करने का है। उस फरमान के बदले में मुग़लों को आपसे टैक्स लेना चाहिए ना, कर लेना चाहिए। आप भारत के ऊपर व्यापार कर रहे हो तो आपको कर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मुग़लों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो कर लिया है वो था 3000 रुपये सालाना। अब 3000 रुपये सालाना का मतलब होता है ना के बराबर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से उस समय करोड़ों कमा रही है और उसको टैक्स सिर्फ 3000 रुपये देना पड़ा। ठीक, तो फारूक शेर उनसे इतना खुश थे कि उनको लगभग फ्री में ही भारत पे अधिकार दिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मुग़लों की गलती थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 साल भी नहीं लगे। 50 साल 1717 से 57 में अगर आप जाओगे तो मात्र 40 साल हुआ और 40 साल में भारत पे कब्जा कर लिया। ठीक है, गलती किसकी थी? सबसे बड़ी गलती फारूक शेर की। अगर तुम इतना खुश थे तो अपनी खुशी में कोई अपना किला दे देते, है ना। अपने दरबार की जैसे मनसबदारी दी गई थी उस समय कोई मनसबदारी दे देते, कोई पूरी की पूरी दिल्ली उनके नाम कर देते थे, और ज़्यादा कुछ था तो अपने यहाँ की दास दासियाओं को उनको भर्ती कर देते, जाओ ले जाओ, ये कर सकते थे। लेकिन तुमने क्या करा, पूरे भारत पे अधिकार दे दिया कि वो उस फरमान से कर सकते। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हुआ। आगे चल के इसने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया भारत को। तो 1717 की ये कहानी थी, जिसकी वजह से अब 1757 का युद्ध हुआ है। बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ, प्लासी का युद्ध जब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची बंगाल। बोली बंगाल में हमको व्यवसाय करना, ट्रेड करना। तो बंगाल में सिराजुद्दौला ने बोला कि मैं तुमको व्यापार नहीं करने दूँगा। तो इन्होंने एक फरमान दिखाया। बोले हमें तो मुग़लों ने फरमान दिया हुआ है कि हम पूरे भारत में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। सिराजुद्दौला ने याद दिलाया कि हम लोग अब एक स्वतंत्र राज्य हैं और स्वतंत्र राज्य के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो सिराजुद्दौला से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूछा फिर कैसे व्यवसाय कर पाएंगे। बोले अधिकार कर लोगे तो कर लो व्यवसाय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोले ठीक है, अधिकार ही कर लेते। तो यहाँ पे हुई थी लड़ाई। तो शुरू जब लड़ाई में हुआ, सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उल्टा भगा दिया, यहाँ तक कि एक वहाँ पे बंगाल में द्वीप पड़ता है, आइलैंड जिसको हम लोग कहते हैं, फुल्टा द्वीप के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जान बचा के छुपी है। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे गवर्नर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा यहाँ पे, बोले ऐसे तो नहीं जीतेंगे, क्योंकि उसे मास्टर ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, षड्यंत्र का पिता कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे, कैसे जीतेंगे, फिर षड्यंत्र करना पड़ेगा। बोले दो पावर है हमारे पास में जो हमको बंगाल के विरुद्ध में लड़ाई जिता सकते हैं। बोले कौन? बोले एक तो हैदराबाद के निज़ाम बिकाऊ, उनको पैसा दोगे ये तुरंत बिक जाएंगे, तो हैदराबाद के निज़ाम को खरीद लो। दूसरी तरफ इन्होंने मराठा का सहयोग किया, मराठास से भी इन्होंने सहयोग किया। हैदराबाद और निज़ाम के सहयोग से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे अटैक किया। सिराजुद्दौला यहाँ पे हारता है। सिराजुद्दौला के बदले में मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठा दिया जाता है और ये बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ये बोला जाता है पहला युद्ध था जिस युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना लोहा मनवाया था भारत के अंदर, कि अब ये डिसाइड हो गया था कि भारत के अंदर अगले शासक शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, कोई कंपनी किसी पे राज करेगी, इस बात को आप दिमाग में लाओगे भी कैसे? कोई नहीं सोचता है। अगर आप अभी सोचो कि जियो कंपनी है, जियो कंपनी अमेरिका के अंदर जाए और अमेरिका की किसी कॉलोनी को जाके छीन ले, ऐसा कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता ना। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि कोई एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत के ऊपर रूल कर रही है, तो इसको समझने की ज़रूरत। इसके बाद 1760 आ जाता है और 61 आता है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए, बॉन्डी वॉश का युद्ध, बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था।
वॉन्डिवॉश याद है 1760? 1760 में वॉन्डिवॉश हुआ था, क्यों? फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को यहाँ पे वॉन्डिवॉश का मतलब वॉश कर दिया, ठीक है, ख़त्म, ठीक है। तो फ्रांसीसी सेना यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे अंग्रेज़ बचे हुए। और आगे जाइए थोड़ा सा, 1761 आता है। 1761 में क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन है? नादिर शाह का बेटा है। नादिर शाह का बेटा जिसने 1739 में अटैक किया और अफगानी है, नो डाउट, ठीक है। तो नादिर शाह ने अफगान की शासक किसके बना दिया था? अहमद शाह अब्दाली को बना दिया था। अहमद शाह अब्दाली भारत के अंदर तैमूर शाह को कश्मीर का गवर्नर बना के चला। कहाँ पे? कश्मीर। कश्मीर इंडिपेंडेंट करा लिया था उसमें अफगानों ने, और अफगान कश्मीर को अपने कब्जे में रखा करते। तो यहाँ पे कश्मीर को इन्होंने छुड़ा लिया और कश्मीर में अपने बेटे को अहमद शाह अब्दाली ने बैठा दिया था, जिसका क्या नाम था? तैमूर शाह, ठीक है। तैमूर शाह कश्मीर की गद्दी पे बैठा था। यहाँ से मराठास जाते हैं। मराठास में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सदाशिवराव भाऊ। क्या नाम है? सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ जाते हैं, कश्मीर पे अटैक करते हैं और अटैक करके तैमूर शाह को यहाँ से भगा देते। तैमूर शाह रोता हुआ जाता है वापस कि मुझे भगा दिया भारत से। तो अहमद शाह अब्दाली को लगता है कि मुगलों ने भगाया होगा। बोले मुगल ने भगाया? तो बोले नहीं, कोई मराठा है वहाँ पे, उन्होंने भगाया होगा, ठीक। ये बात अहमद शाह अब्दाली को बहुत चुभ जाती है। बोला कि अब मुगलों के होते हुए भारत के अंदर मराठा हमको भगा दें, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले अब मैं मुगलों को नहीं छोड़ूंगा, मुगलों पे अटैक करूँगा। पहले तो मुगलों से निपट लेता हूँ, फिर मराठास पे चलूँगा। तो यहाँ पे मराठास बीच में खड़े हो गए। मराठा बोले आपकी लड़ाई हमारे साथ है, यहाँ मुगलों के बीच में मत लड़िए। तो यहाँ पे बोला जाता है मराठास मुगलों के बीच में खड़े हो गए थे आगे। तो जो तीसरा बैटल पानीपत का मुगलों के साथ में होने वाला था, उसको मराठास ने पूरा अपने ऊपर ले लिया, पूरा। तो तीसरी जो लड़ाई होती पानीपत की, वो लड़ाई मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठास हार जाते हैं। इस हार से मराठास पावर में पूरी तरीके से डिग्रेडेशन हो जाता है, मराठा पावर समाप्त होता है, ठीक है। भारत के अंदर संभावना जताई जा रही थी कि अगर मुगलों का विघटन हो रहा है तो मुगलों के विघटन के बाद भारत में रूल कौन करेगा? मराठा करेंगे, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का वो अटैक जो हम बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, उस बैटल ने मराठास की तमाम संभावनाओं को भारत में अगले शासक के तौर पे ख़त्म कर दिया। तो बोला जाता है 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने ये तो डिसाइड नहीं किया कि भारत में अगला शासन कौन करेगा, लेकिन ये ज़रूर डिसाइड कर दिया था कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो मराठास तो नहीं करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। मुगल कमज़ोर है, ये बात भी पता लग गई। अब बचा कौन है इधर? अंग्रेज़ बचे हुए। 1764 का आ जाता है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई आ जाती है। बक्सर की लड़ाई के अंदर क्या होता है? अब यहाँ पे बंगाल से ही लड़ाई है। लड़ाई किससे है? बंगाल से। बंगाल में नया शासक आ चुका है, इसमें मीर कासिम। मीर जाफर के बाद गद्दी पे किसको बैठाया था? मीर कासिम। मीर कासिम गद्दी पे बैठता है आके। मीर कासिम क्या करता है? वहाँ से जो अंग्रेज़ किसी भी तरीके का भारतीयों के साथ में जो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, पक्षपात कर रहे थे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। एक कर लगता था दस्तक, जो अंग्रेज़ों पे नहीं लगता था, सिर्फ भारतीयों पे लगता था, वो दस्तक खत्म कर देता है। इस बात से अंग्रेज़ गुस्सा। अंग्रेज़ क्या करते हैं? अटैक करने की सोचते हैं। किसके ऊपर? मीर कासिम के ऊपर। मीर कासिम भागते हुआ जाता है कहाँ पे? अवध। वो कहता है अवध में मैं वहाँ के नवाब से हेल्प लूँगा। अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। अवध में शुजाउद्दौला रूल कर रहा है। तो शुजाउद्दौला कहता है तुम्हारे और मेरे हराने से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हारने वाली, हमको एक बड़ी पावर को साथ में मिलाना पड़ेगा। बोले बड़ी पावर कौन है? बोले मुगल। मुगल में कौन रूल कर रहा था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इन तीनों पावर को कलेक्ट किया गया और तीनों पावर ने एक टीम बनाई। बोले हम किसके अगेंस्ट में लड़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ेंगे। यहाँ पे इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा है वो है हेक्टर मुंडो, ठीक है। कौन लीड कर रहा है? हेक्टर मुंडो लीड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे युद्ध जो होता है, इस युद्ध में कौन जीत जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और बोला जाता है ये पहला युद्ध था जो ना तो किसी षड्यंत्र के तौर पे किया गया,
यहाँ पे अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर दिखाई थी और वो अब हकदार थे भारत की ज़मीन के ऊपर रूल करने। ठीक है, तो 1765 में वो इलाहाबाद की ट्रीटी कर लेते हैं, किसके साथ में? अवध के नवाब के साथ में और मुगलों के साथ में। और उस ट्रीटी में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर करने जाते हैं। तो देखो शुरू कहाँ से हुआ? मीर कासिम से। मीर कासिम पहुँचे शुजाउद्दौला पर और शुजाउद्दौला के चक्कर में नब पहुँच गए शाह आलम तो मुगल, हम तो डूबे हैं समय, तुम्हें भी तो ऐसे करके सब सिमटते चले गए। अब ये 1764 की लड़ाई के बाद में 1765 हुआ। 1765 में ये सत्ता किसके हाथों में आ गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थोड़ी थोड़ी आ गई। अब ये कहानी सीधे शिफ्ट करेंगे हम लोग कहाँ पे? 1803 में। 1803 वो समय है जिस समय में भारत के ऊपर राज करने वाला शासक था शाह आलम ही है। ठीक है, और 1803 के अंदर भारत के पास से मुगलों के तमाम अधिकारों को छीनने की प्रक्रिया शुरू होता है। 1803 में क्या होता है? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्के चला देती है, जिसके अंदर महारानी विक्टोरिया का सिग्नेचर होता है, महारानी विक्टोरिया का साइन होता है। तो जिसके सिक्के चलेंगे वही तो रूल करेगा। तो यहाँ पे 1803 में मुगलों के सिक्के की जगह कौन से सिक्के चलने लगे? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चलने लगे। 1806 का समय आता है, शाह आलम का कार्यकाल खत्म होता है। शाह आलम के कार्यकाल के बाद में इस गद्दी के ऊपर अकबर द्वितीय बैठते हैं। अकबर द्वितीय 1837 तक शासन करते हैं। 1837 में इनके कार्यकाल में कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट घटना नहीं है जिस घटना की हम लोग बात करें। ठीक, 1837 के बाद में यहाँ पे ये शासन चला जाता है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के पास में। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र के नाम से ये शायरी करते थे, इसलिए इनको बहादुर शाह जफ़र बोला जाता है। तो बहादुर शाह जफ़र के पास में जब ये रूल जाता है तो मुग़ल सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो मुग़ल सत्ता पूरी तरीके से समाप्त होने का मतलब क्या है? यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकार है वो प्रशासनिक अधिकार भी इनके हाथ से चले जाते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकार जो अभी तक थोड़ा बहुत प्रशासन ये संभाल सकते थे वो प्रशासन भी गया। क्या आ गया? 1857 मंगल पांडे याद होगा सबको। मंगल पांडे का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मंगल पांडे कौन थे? क्रांतिकारी, सबसे पहला क्रांतिकारी बोला जाता है भारत का उनको। और क्रांतिकारी कहाँ पे? बंगाल के अंदर ये इनकी पोस्टिंग बंगाल की सेना में भर्ती थी। 34th नेटिव इन्फेंट्री, ये सेना में भर्ती होने के लिए अलग अलग इन्फेंट्री दी जाती है। उसमें 34वीं इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। उस सिपाही कहाँ पे? बैरकपुर के अंदर, बंगाल में एक जगह बैरकपुर पड़ती है। ठीक है, अभी सबसे डरना मत, ये सब मैं लिखा हुआ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बात करूँगा। अभी सिर्फ एक आपको रेफरेंस या समरी दे रहा हूँ, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो 1857 के अंदर मंगल पांडे सबसे पहले खड़े होते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। खड़े होने का कारण? खड़े होने का कारण क्या, क्यों केस में खड़े हो जाते? मैंने बोला मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कहलाते हैं। कारण क्या है? बंदूक में कारतूस यूज होती है। हाँ, गाय और सुअर की चर्बी से वो कारतूस बनी हुई होती है। ठीक है, तो गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस बनी थी उसको भारतीयों ने यूज़ करने से मना कर दिया। बोले भारतीय हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, जितने भी सिपाही थे। अब भारतीयों की बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदूज़ की भी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम्स की भी बात कर रहा हूँ। हिंदूज़ ने मना कर दिया क्योंकि गाय जो होती है वो होली होती है, पवित्र होती है हिंदू समाज के अधिकार के हिसाब से। तो वो पवित्र टीका है, तो वो लोग उसको मुँह में लेके चर्बी को यूज़ नहीं कर सकते थे, पहला कारण। दूसरा कारण, अनहोली सुअर होता है किसके लिए? इस्लाम के लिए, मुस्लिम्स के लिए। वो लोग उसकी चर्बी को मुँह में नहीं ले सकते थे, वो अपवित्र होता है। ठीक है, इसलिए दोनों समुदाय ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इस विद्रोह को लीड जिसने करा, वो लीड करने वाले कौन थे? वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने यहाँ पे उनके एक अधिकारी की हत्या भी कर दी, जिसकी वजह से मंगल पांडे को वहाँ पे 8 मई को 1857 8 मई को फांसी दे दी गई। उसके बाद ये विद्रोह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ठीक है, इस विद्रोह के आगे बढ़ने को जब हम लोग देखेंगे तो ये विद्रोह लगभग हम लोग देखेंगे कि इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है कि अवध से और मेरठ से पूरी पैदल सैनिकों की टुकड़ी जो थी वो चल दी और चल के दिल्ली पहुंची।
और दिल्ली पे अधिकार कर लिया, जिसको बहादुर शाह जफर ने लीड किया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इसको छीना और बहुत सारे ऐसे रीजन जिनके अंदर ये हिम्मत आई थी कि अगर दिल्ली छीन सकते हैं मुग़ल वापस, तो हम अपने अपने रीजन भी छीन सकते हैं। यहाँ महारानी झांसी खड़ी हो गई, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से खड़ी हो गई थी। अवध से कौन खड़ी हो गई थी? बेगम हजरत महल खड़ी हो गई थी। कुंवर सिंह बिहार से खड़े हो गए थे, ठीक है, और तमाम जगहों से, असम से मनीराम दीवान खड़े हो गए थे, और भी बरेली से जो हम लोग देखते हैं, फैज़ाबाद से देखते हैं, तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे जो सब खड़े होकर चले गए, ठीक है। तात्या टोपे का नाम कानपुर में पढ़ते हैं हम लोग। ये सब लोग 1857 की क्रांति को लीड करते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े होते हैं। लेकिन 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ भारतीयों को आसानी से दबा देते, अंग्रेज़ भारतीयों को आसानी से दबा देते और 1857 की क्रांति में भारतीय यहाँ से हार जाते हैं। लेकिन यूपीएससी का एक क्वेश्चन अब बताता हूँ आपको। 1857 की विद्रोह जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 1857 के विद्रोह के विफल होने के बाद में क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस पड़े या परिणाम क्या हो। उन परिणामों से बहुत सारे परिणाम निकल के आते हैं। पहला परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से रूल पूरी तरीके से समाप्त, किसके पास चला गया? विक्टोरिया के पास में, विक्टोरिया डिक्लेरेशन आ गई। दूसरी बात, पील कमीशन आ गया। पील कमीशन ने क्या रखा? पूरी सेना की भर्ती दोबारा कर दी। अब भारत के अंदर जितनी भी सेना थी वो टोटली ब्रिटिश कंपनी की ही सेना, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की सेना हुआ करती थे। वो भारतीय, बाई ब्लड वो भारतीय थे, लेकिन उनको उन्होंने बाई माइंड क्या बना दिया था? अंग्रेज़ बना दिया, ठीक है। वो वाली सेना उनके पास में। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, यहाँ से राष्ट्रवाद का उदय होता है। किसका उदय होता है? राष्ट्रवाद का। पहली बार भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे जब आप, तो 1789 में जाओगे, फ्रांस की क्रांति देखोगे। अमेरिका का देखोगे तो आप जाओगे उस समय 1717-20 के अंदर जाओगे, या रशिया का रिवॉल्यूशन देखोगे। इन सब में आप देखोगे वहाँ पे राष्ट्रवाद बहुत पहले शुरू हो गया, जर्मनी वगैरह के अंदर भी, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रवाद कब आया? 1857 के बाद। तो जब राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद ने किसको जन्म दिया? कांग्रेस को। किसको जन्म दिया? कांग्रेस को। तो 1885 में जो कांग्रेस जन्म की थी वो किसका नतीजा था? 1857 में विफल हुए विद्रोह की वजह से जो राष्ट्रवाद डेवलप हुआ, उसकी वजह से 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। और कांग्रेस का इतिहास तो हम लोग जानते हैं। हम लोग ये राहुल गांधी वाले कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग भारतीय क्रांतिकारी में जो कांग्रेस उस समय योगदान दिया था आज़ादी में, उस कांग्रेस की बात कर, तब में और अब में ज़मीन आसमान का फर्क, ठीक है। तो वो कांग्रेस है। तो वो 1885 में जो कांग्रेस बनी, उस कांग्रेस ने 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए काम किया, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस किसने बनाई थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम तो अंग्रेजी गवर्नर, वो अंग्रेजी शासक था, फिर उसने क्यों बनाई थी? इंडियन सिविल सर्विसेज से रिटायर पर्सन था। ICS का एग्ज़ाम होता था उस समय, IAS नहीं होता था, ICS होता था, ठीक है। तो उसका रिटायर पर्सन था ए.ओ. ह्यूम। उसने भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना करवा दी। कुछ लोगों ने बोला कि इसने जो है एक बीच में सेफ्टी वॉल बना दिया। सेफ्टी वॉल का मतलब होता है एक कवच बना दिया है कि जनता डायरेक्ट सरकार पे अटैक ना कर पाए। जनता पहले कहाँ जाएगी? कांग्रेस के पास जाएगी, भाई अपील करेगी पहले जाके कि हमारी डिमांड ये है, और जाके कांग्रेस कहाँ जाएगी? फिर वहाँ पे पहुँचेगी। तो ऐसा बोला जाता है, योग ने ऐसा किया। लेकिन बाद में कुछ क्रांतिकारियों ने बोला नहीं, ये भारतीयों द्वारा स्थापित एक देश का एक सबसे बड़ा, एक मुख्य वो हम लोग कह सकते हैं संगठन था जिसने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, हाँ, उमेश चंद्र बनर्जी, वेरी गुड। WC बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जो पहला अध्यक्ष है उसने बनवाने में भी योगदान दिया होगा, ठीक। दूसरा अध्यक्ष कौन है? दूसरा अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने भी योगदान दिया होगा बनवाने में। तीसरा अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो 1887 में ये अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, तो इन्होंने भी सहयोग दिया होगा बनवाने में। चौथा अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज W. यूले,
ठीक है। जॉर्ज डब्ल्यू यूले चौथे अध्यक्ष हैं इसके, जो पहले यूरोपियन अध्यक्ष बने, ठीक है। अब ऐसे 1885 से लेके 1947 तक जितने अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे अध्यक्ष, मैं यहाँ से खड़े होकर बोलता जाऊँगा और आप लोग सुनते जाएंगे तो उसमें शान हो जाएगी, ठीक है ना। तो सारे अध्यक्ष हमको पढ़ने भी नहीं है और सारे अध्यक्ष इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मुझे याद है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपके किसी भी पीओ के नहीं है। आपके जो पीओ के हैं उसमें इंपॉर्टेंट शुरू के 4, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ, कब हुआ? 1905, वो इम्पॉर्टेंट है। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, वो इम्पॉर्टेंट है। 1911 में हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज वाली बात आ जाती है, वो इम्पॉर्टेंट है। 1911 के बाद में 1916 लखनऊ का अधिवेशन जो हुआ था, जहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आ गए थे, गरम दल नरम दल साथ में आ गए थे, वो इम्पॉर्टेंट है। 1916 के बाद में 1920 का इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे असहयोग आंदोलन साइन हुआ। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन को उसके साथ जोड़ के चलाया गया, वो वाला इम्पोर्टेंट है। 1920 के बाद में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो 1929 का, 29 क्या है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने क्या करा था? पहली बार भारत की यहाँ पे अध्यक्षता तो की और पहली बार क्या करा? भारत को आज़ाद घोषित कर, आज़ाद। तभी से हम लोग 26 जनवरी 1930 से लगातार 1947 तक भारतीय जो हमारा आज़ादी दिवस था वो 26 जनवरी को मनाते थे, ठीक है। 1930 का याद करना है। 30 के बाद में आप लोग आ जाओगे, फिर हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के 3839 वाले, ठीक है। गांधी जी ने कब कब अध्यक्षता करी, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बाद में 39 में तो कांग्रेस को बैन कर दिया गया था और 39 से लेकर 46 तक कांग्रेस बैन रही और यहाँ पे सिर्फ एक अध्यक्ष रहा है, कौन? सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ के जा चुके। मैंने बोला 1939 से लेके 1945 तक मान लो, इस पूरे 6 वर्षों में भारत का कांग्रेस का सिर्फ एक अध्यक्ष रहा और कांग्रेस को बैन कर दिया गया। कौन था? चलो एक ऑप्शन दे देता हूँ, मुस्लिम थे। सर सैयद अहमद था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1739 से 45 तक ये अध्यक्ष रहे। बोला जाता है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले ये थे, लेकिन कांग्रेस उस समय बैन की हुई, ठीक है। तो कांग्रेस की कार्यवाही बंद थी, इसलिए गांधी जी ने अलग अलग आंदोलन अपने स्तर पे चलवाए। गांधी जी ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? गोलमेज सम्मेलन याद है? गोलमेज सम्मेलन सुना है आपने? कब हुआ था? 1930, 31, 32 3 हुए गोलमेज सम्मेलन। 1930 में पहला जब सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस को बुलाया गया, गांधी जी को भी बुलाया गया, सबको बुलाया गया था, लेकिन कोई नहीं गया ना, कोई नहीं गया। कौन गया था? बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। तो 1930 का अधिवेशन जो था, उसी के समय चल रहा था एक मूवमेंट भारत के अंदर, जिसको बोलते हैं कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस या फिर सविनय अवज्ञा चल रहा था। अब इरविन जो थे उस समय गवर्नर थे भारत, वाइसराय बोले तो उस समय वाइसराय बन चुका था लॉर्ड इरविन भारत का वाइसराय था। अब वो जो वाइसराय था उसने गांधी जी के पास आया और गांधी जी को मनाने की कोशिश करी, बोले कि मान जाओ भाई, हमारे साथ गोलमेज सम्मेलन में चलो, ठीक है। तो 1931 का जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन से पहले एक संधि साइन हुई। कौन सी? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता जिसको हम लोग कहते हैं, 1931 में साइन हुआ। गांधी जी ने इस समझौते में एग्री कर लिया कि चलो हम आपके साथ में चलेंगे गोलमेज सम्मेलन। हाँ, तो लेकिन कई सारी उन्होंने शर्तें भी रखी थी। गांधी इरविन पैक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कंट्रोवर्सी मचती है भगत सिंह और गांधी जी के बीच में यहाँ, लेकिन गांधी जी को वो बहुत आसानी से मैं बचा लूँगा और बचा के निकाल के दूंगा, क्योंकि गांधी जी का इसमें कोई भी गलती नहीं थी, ठीक है। गांधी जी की इसमें 0% गलती, बताऊंगा मैं आपको क्यों, ठीक है। तो ऐसे ही भारत का पितामह नहीं कहलाता है बंदा, ठीक है, कारण बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे जब समझौता हुआ, गांधी जी ने इसी समय कांग्रेस से इस्तीफा दिया जब वो भारत के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे थे।
ठीक है। उसके बाद गांधी जी कांग्रेस में कभी नहीं आए, ध्यान रखिएगा। तो बोला जाता है 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक तरफ बोला जाता है कांग्रेस ने किसी भी अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि गांधी जी यहाँ पे इस्तीफा दे चुके, ठीक है। इस्तीफा जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, और ये 1929 से शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, तो उसी समय इस्तीफा दे दिया था। अब सिविल महात्मा गांधी का रोल 3 तरीके का पूरे इस कांग्रेस के अंदर। महात्मा गांधी 1917 से लेके 1900 हम लोग कह सकते हैं 30 तक, 1917 से 1930 तक जो गांधी कहते थे वही कांग्रेस करती थी, ये निश्चित बात है एकदम, ठीक है। 1930 के बाद में गांधी का रोल कांग्रेस से थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। इसका कारण क्या था? पहला कारण सुभाष चंद्र बोस का दर्जा बढ़ने लगा यहाँ पे, पहला कारण। दूसरा कारण गांधी जी जिन्ना को सपोर्ट करते थे, गांधी जी जिन्ना को सपोर्ट करते थे कब तक? 1940 तक, जब तक जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में ये स्वीकार नहीं कर लिया कि हमको पाकिस्तान चाहिए, तब तक गांधी जी उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसलिए गांधी जी का धीरे धीरे तीसरा वाला जो फेज आया 1942 वाला, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, उसमें गांधी जी का कांग्रेस में कोई योगदान नहीं, क्योंकि हाँ, कांग्रेस को वो ख़त्म करना चाहते थे, कांग्रेस को अंत करना चाहते थे, ये ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन होगा, और 1946 में क्या होगा? कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन क्या करेगा? भारत को संविधान बनाने का दर्जा दे देगा, भारत में संविधान बनेगा, और संविधान बनने के बाद 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ादी हुई थी, आज़ादी का मतलब हम लोग कहते हैं भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान 2 तरीके के प्रांत बने थे, ठीक। तो ये पूरा का पूरा आधुनिक भारत है आपका। इस आधुनिक भारत को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, क्लास जो भी रहेंगे हमारे उस क्लास में पढ़ेंगे। अभी करना क्या है आप लोगों को? आप सबके पास में स्पेक्ट्रम की किताब है, स्पेक्ट्रम की किताब है, राजीव अहीर की किताब है एक स्पेक्ट्रम, उन्होंने लिखी है वो किताब, ठीक है। स्पेक्ट्रम में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पेक्ट्रम ने सुमित सरकार को भी कवर किया हुआ है, विपिन चंद्र को भी कवर किया हुआ है, और जो भी हम लोग मिसलिनियस राइटर्स कह सकते हैं वो सब राइटर उन्होंने कवर किए, ठीक है। मैं बता सकता हूँ NCERT की एक किताब आती है विपिन चंद्र की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावी आपके लिए स्पेक्ट्रम है। सिर्फ स्पेक्ट्रम आपके लिए वैसी है जैसे आप लक्ष्मीकांत को बाइबल मानते हो पॉलिटी के लिए, वैसी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बाइबल कौन सी है? वो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते रहिए, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में चलता रहेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी। कल से हम लोग क्लास में जो शुरू करने वाले हैं, वो क्लास हम लोग का जो शुरू होगा वो उत्तरकालीन मुगल काल से शुरू होगा, ठीक है। 1707 से शुरू करेंगे, उत्तरकालीन मुगल काल से। अब हमारे पास में क्योंकि आपको पता है कम लेक्चर्स हैं, लिमिटेड लेक्चर्स हैं, मुझे नहीं पता अभी कितने हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है, इतना तो पता है, ठीक है। तो 60 हो चुके तुम लोग के ऑलरेडी, ठीक है। इतिहास को पूरा मिला लो तो ऑलरेडी 60 हो चुके, ठीक। अगर एंशिएंट मिला लो, मेडिवल मिला लो, तो ये ऑलरेडी इतना 50+ पहुँच चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम लेक्चर है आप लोग के पास में। अब कोशिश करूँगा मैं कितना बढ़ा सकता हूँ लेक्चर्स को, लेकिन मैं नहीं चाहता आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री छूटे ज़रा सा भी, क्योंकि एंशिएंट मेडिवल इतना नहीं आता है जितना आपका आधुनिक आता है। आधुनिक का योगदान बहुत ज़्यादा है, पेपर बार बार उठा के देखोगे, बार बार घुमा के देखोगे, आधुनिक ही मिलेगा, ठीक है। तो आधुनिक से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम लोग क्लास में कवर ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे इसमें आप लोग का योगदान चाहिए, ठीक है। आप लोग का क्या योगदान चाहिए? क्या योगदान चाहिए बताओ? ये योगदान तो मेरा है, तुम्हारा क्या? ये तो 2 घंटे कर दो। नहीं, मैं क्लास 2 ही घंटे लूँगा, ये तो बात बहुत निश्चित है, वरना क्लास कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। भले से कितने भी क्लास हो, सारे क्लास मॉडर्न के 2 ही 2 घंटे के होंगे, ठीक। तो ये तो बहुत निश्चित सी बात है।
तो मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे जो आप लोग का योगदान चाहिए वो योगदान ये है कि अगर मैंने यहाँ पे उत्तरकालीन मुगल व्यवस्था पढ़ाई तो उत्तरकालीन मुगल व्यवस्था आप लोग स्पेक्ट्रम से जाएंगे और पूरी उसी दिन पढ़ लेंगे, उसी दिन सेम डे। ये इंतज़ार मत कीजिएगा कि छुट्टी पड़ेगी तब पढ़ लेंगे। अगर आपने उसी दिन पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए मेरे साथ आप जैसे चलते रहेंगे उसी में जितना मेरा मॉडर्न हिस्ट्री तैयार है मैं लगभग उतना आप लोग का तैयार करवा दूँगा, ये 100% श्योर। और मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग एक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। पिछले 4-5 सालों से मैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ाया हूँ क्वेश्चन उससे इधर से उधर नहीं गया है। ये बात आप लोग, बहुत सारे लोग हैं उससे पूछ सकते हैं और इस बात को देख सकते हैं। जितना भी आधुनिक भारत है उस आधुनिक भारत में क्वेश्चन नहीं जाते। तो मैं आपसे अपील सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँ उसको साथ साथ उसी दिन उतना समझा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अगला क्लास शुरू करा करेंगे हम लोग एक क्विक 5 मिनट का रिवीजन करा करेंगे। 5 मिनट का रिवीजन कि अगर मैंने आज उत्तरकालीन पढ़ा दिया तो मैं कल आपसे 5 मिनट उत्तरकालीन पूछूंगा, और जब आप लोग पढ़े हुए होंगे तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी मुझे आंसर दोगे तो हम लोग 5 मिनट में रिवाइज करके जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस वजह से तो जितने भी क्लास होंगे ख़त्म तो हम लोग को करना ही है। चलिए बाकी कल मिलते हैं। नहीं कल नहीं, कल नहीं।